हेलो स्टूडेंट्स, द फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हो कि लुई 16 ने जो आम जनता थी उस पर टैक्सेस को बढ़ा दिया था। अब हम देखते हैं कि उसने इन टैक्स को बढ़ाने के लिए क्या किया। फ्रांस में ये व्यवस्था थी कि जो टैक्स बढ़ा सकता है वो राजा अकेले नहीं बढ़ा सकता। उसके लिए उसको एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती है और एक जो न्यू टैक्सेस है उनको लगाने के लिए एक प्रपोजल पास कराना पड़ता है। जो एस्टेट जनरल थी वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों ही एस्टेट्स के जो लोग थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। हालांकि यह राजा पर निर्भर करता था कि यह मीटिंग कब बुलानी है। जो लास्ट टाइम ये मीटिंग बुलाई गई थी वो 16th-14th में बुलाई गई थी। तो अब जो हमारे लुई 16 थे उन्होंने 5 मई 1789 5 में 1789 को लुई 16 ने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई न्यू टैक्स के प्रपोजल को पास कराने के लिए। जो वर्साय का महल था उसके बड़े से हॉल को डेलीगेट्स का स्वागत करने के लिए बहुत अच्छे से सजाया गया। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स के 300 रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए जिनको आमने सामने की लाइन में बिठाया गया, जबकि थर्ड एस्टेट्स के जो 600 मेंबर्स थे उनको उनके पीछे खड़ा किया गया। थर्ड एस्टेट्स के जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बहुत जो अमीर लोग थे और जो एजुकेटेड मेंबर थे वो इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। थर्ड एस्टेट्स को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे वो उनके शिक्षित और अमीर लोग थे। जो पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे और वुमेन्स थे उनको असेंबली हॉल में एंट्री करने के लिए मना किया हुआ था। लेकिन फिर भी 40,000 लेटर्स के माध्यम से 40,000 लेटर्स थे उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जो उन लोगों ने उनको लिखे थे कि हमारी ये मांगे हैं, वो उनको अपने साथ लेकर गए थे। एस्टेट्स जनरल का जो वोटिंग सिस्टम था वो ये था कि हर एस्टेट्स एक वोट देता था, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 वोट पड़ते थे। तो देखो सही बात है, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स थे वो आपस में मिल जाते थे और थर्ड एस्टेट्स को कभी कुछ मिला ही नहीं। तो इस बार थर्ड एस्टेट्स के मेंबर ने ये मांग रखी कि अब ऐसा नहीं होगा। अब एक एक वोट देने का ग्रुप में कोई महत्व नहीं है, बल्कि हर मेंबर को एक वोट देने का अधिकार होगा। और ये जो जीन जैक्स रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी उसके अकॉर्डिंग भी सही था। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी था, एक व्यक्ति एक मत। लेकिन राजा ने इसके लिए मना कर दिया तो थर्ड एस्टेट्स के जो लोग थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया और वो असेंबली से बाहर चले गए। अब क्या होता है कि जो थर्ड एस्टेट्स के प्रतिनिधि थे वो अपने आप को पूरे फ्रेंच नेशन का स्पोक पर्सन मानते थे। तो उन्होंने 20 जून को जो वर्साय का जो ग्राउंड था वहाँ पर जो इंडोर टेनिस कोर्ट था उसमें वो लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। और ये उन्होंने शपथ ली कि जब तक वो राजा की पावर को कम करने वाले संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक वो वहाँ से नहीं हटेंगे। जो उनका नेतृत्व था वो मिराबो और एबेसिये के द्वारा किया गया। अब ये मिराबो और एबेसिये कौन थे? मिराबो का जो जन्म था वो नोबल फैमिली में हुआ था, लेकिन वो इस बात का पक्षधर था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इसके लिए उसने बड़े पावरफुल स्पीच भी दिए थे और वर्साय में जो लोग इकट्ठे थे उनको इसके लिए उत्प्रेरित भी किया था। जो एबेसिये था वो एक प्रीस्ट था और उसने भी व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट्स नाम से एक पंपलेट, बड़ा ही प्रभावशाली पंपलेट लिखा था। अब जो नेशनल असेंबली, जिस समय नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर रही थी उस समय फ्रांस में भयंकर ठंड की वजह से फसल नष्ट हो चुकी थी और जो रोटी के दाम थे वो बहुत ज़्यादा, पाव रोटी जो थी उसके जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। सिचुएशन जो थी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। जो जमाखोर थे वो जमाखोरी करने में बिजी थे और लोग भूख से मर रहे थे। तो ऐसे में बहुत ही गुस्सा हुई वुमेन्स का एक क्राउड जो था वो शॉप पर गया और उन्होंने उसको लूटना शुरू कर दिया। और तभी 14 जुलाई को ये जो क्राउड था वो स्टॉर्म के रूप में गया और उन्होंने बास्टील को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी समय ये र्यूमर फैल गई कि जो जागीरदार हैं, जिनके पास ज़मीनें थीं और
किसान तो उनके पास एज ए वर्कर काम करते थे, कि जो जागीरदार हैं उन्होंने लठैतों को बुला लिया है और वो बहुत जल्दी जो किसानों की पकी हुई फसल है उसको नष्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में लोगों ने क्या किया, उन्होंने जल्दी से जाकर ऐसे जागीरदारों पे हमला कर दिया। अब बहुत सारे जो नोबल्स थे वो तो भाग गए, अपने घरों में छिप गए, और कुछ तो पड़ोसी देशों तक में चले गए उनसे बचने के लिए, क्योंकि इस समय जो लोगों का गुस्सा था वो चरम पे था। अब क्या होता है, थर्ड एस्टेट्स के लोगों की इस पावर को देखते हुए लुई 16 उनसे डर गया और उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक्सेप्ट कर लिया। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करते हुए और टैक्सों को घटाते हुए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पारित कर दिया। जो मेंबर्स थे, जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, वो भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किए गए, और इस प्रकार जो चर्च था उसने भी अपने धार्मिक कर को लेने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे। इसका परिणाम ये हुआ कि जो ज़मीन मुक्त हुई चर्च से और अमीर लोगों से, तो सरकार के पास लगभग 2 बिलियन लिब्रे की जो संपत्ति थी, एसेट्स थे, वो उसके हाथ में आ गए। अब जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। जो नेशनल असेंबली ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट किया था 1791 में किया था, इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो था टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, यानी राजतंत्र की शक्ति को लिमिट करना, सीमित करना। जो उसकी पावर थी वो एक हाथ से हटाकर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में सेपरेट कर दी गई, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और फिर इस तरीके से फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर दिया गया। अब ये सिस्टम कैसे काम करता था? ये सिस्टम ऐसे काम करता था कि जो संविधान था 1791 का, उसने नेशनल असेंबली की जो पावर थी उसको इलेक्टोरल सोसाइटी में चेंज कर दिया। यानी कि जो जनता होती थी वो पहले इलेक्टोरल्स को चुनती थी। जैसे जो जनता है, जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, इसमें भी जनता 2 भागों में बटी हुई थी। एक्टिव सिटीजन्स जिनको वोट देने का अधिकार था वो, और पैसिव सिटीजन जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, जिसमें इसमें 25 वर्ष से नीचे आयु के पुरुष और सभी महिलाएं आती थी। जो एक्टिव पर्सन्स थे वो वोट देके इलेक्टर्स को चुनते थे, जो 50,000 मैन होते थे। फिर ये जो 50,000 मैन होते थे ये वोट देके नेशनल असेंबली को चुनते थे, जिसमें 745 मेंबर्स होते थे। और ये जो नेशनल असेंबली थी ये राजा पे और मिनिस्टर्स पे कंट्रोल करती थी, राजा पे भी और मिनिस्टर्स पे भी कंट्रोल करती थी। लेकिन राजा के पास वीटो पावर थी, यानी कि राजा के इच्छा के विरुद्ध अभी भी कुछ नहीं हो सकता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इसने क्या किया, नेशनल असेंबली को कानून बनाने की पावर दे दी, और इस तरीके से जो वहाँ का सिस्टम था वो काम करता था। वोट देने का अधिकार किसे था? अब हम एक्टिव सिटीजन्स की बात करते हैं। वोट वो व्यक्ति दे सकता था, एक तो वो मैन हो, दूसरा उसकी जो एज है वो 25 ईयर्स हो, और तीसरा वो कम से कम इतना टैक्स पे करता हो जितना एक मज़दूर की 3 दिन की मजदूरी होती है, दिहाड़ी होती है। ठीक है, तो उन्हीं व्यक्तियों को ये अधिकार दिया गया। बाकी जो लोग थे, जो बचे हुए मैन थे और वुमेन थी, उन सबको पैसिव सिटीजन्स के रूप में जाना गया। अब बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो संविधान प्रारंभ होता है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स से प्रारंभ होता है। और वो क्या क्या थे ये आप देख सकते हो, आपकी बुक में सोर्स सी में दिए हुए हैं कि वो कौन कौन से अधिकार उनको दिए गए थे। जैसे कि मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स। यानी कि जो मनुष्य है वो फ्री पैदा हुआ है और वो हमेशा आज़ाद ही रहेगा। और किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। इसी तरीके से बाकी में जैसे कि लिबर्टी तभी तक काम करती है जब तक वो दूसरों के लिए इंजीरियस ना हो,
या फिर किसी भी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध ना तो अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही उसको जेल में रखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की, लिखने की और प्रिंट मीडिया का यूज़ करने की स्वतंत्रता होगी। और ये एक ऐसा इनके जो सिटीजनशिप थी ये ऐसी थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट जो कि आज भी बहुत सारे देशों में फॉलो की जाती है। तो इस तरीके से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का उदय हुआ। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल सिंबल्स। इस पूरी क्रांति के दौरान कुछ सिंबल्स का यूज़ किया गया। ये क्यों किया गया था? क्योंकि फ्रांस के अधिकतर लोग पढ़े हुए नहीं थे, बहुत सारे लोग अशिक्षित भी तो थे, तो वो लिखना पढ़ना तो नहीं जानते थे। तो उनके लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ किया गया ताकि जो क्रांतिकारी हैं वो अपना मैसेज कन्वे कर सकें। उसी में से था ब्रोकन चेन, क्योंकि जो दास होते थे उनको चैन में बांध के रखा जाता था। तो ये चैन किसका प्रतीक थी? द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। बंडल्स ऑफ रोड्स ये बताती थी कि अगर हम मिलकर रहेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से किसी भी काम को कर सकते हैं। द आई विद इन अ ट्रायंगल ये ज्ञान का प्रतीक थी। और ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्नैक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग ये बताती है सिंबल ऑफ एटर्निटी। जैसे रिंग होती है ना, उसका कोई और छोर नहीं होता, उसी तरीके से ये उसको बताती है। जो ये रेड फ्राइजन कैप थी ये क्या बताती थी? ये जब दास मुक्त हो जाते थे तो ये फ्री होने पर इसको धारण करते थे। ब्लू वाइट रेड ये नेशनल कलर थे फ्रांस के। द विंग्ड वुमेन ये कानून का मानवीय चेहरा था, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। और जो द लॉ टैबलेट थी ये बताती थी कि जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है। तो इस तरीके से इन सिंबल्स का प्रयोग किया गया था इसमें। और इस तरीके से हमने ये पता किया कि क्रांति कैसे शुरू हुई और उस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस के लोगों को क्या मिला। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।